हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस क्या है। तो होम्योस्टेसिस का देख लेते हैं। होम्योस्टेसिस यानी स्टॉपिंग ऑफ ब्लडिंग। ठीक है, इसमें जो मेन मैकेनिज्म है, पहला जो है जो वेस्कुलर स्पाज्म है, सिंपल सा कुछ भी नहीं है। जो आर्टरी और वेसल्स होती हैं उनके अंदर क्या होती है, स्मूथ मसल जो होती हैं वो क्या करती हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, जिसके ब्लीडिंग रुक जाती है। दूसरा है इसके अंदर अपना प्लग फॉर्मेशन। जो कि प्लग का फॉर्मेशन होता है, वो कैसे होता है वो समझ लो। कुछ भी नहीं है, प्लेटलेट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्लग का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, जहाँ ब्लड वेसल डैमेज होती है वहाँ एक स्टिकी सब्सटेंस रहता है और वहाँ जाके धीरे धीरे एक लिमिट बन के वहाँ पे प्लग का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आता है अपना ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर आते हैं और ये क्या करते हैं, वहाँ पे जाके जो स्टिकी सब्सटेंस था उसके बाद में जेली लाइक मास प्रोड्यूस होता है वहाँ पे धीरे धीरे। और वो क्या करता है, धीरे धीरे वहाँ पे कोगुलेशन करता है और ब्लड क्लोटिंग कर देता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन क्लोटिंग फैक्टर की। क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, तो पहले देख लेते हैं क्लोटिंग फैक्टर के बारे में। दो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो क्या है नेसेसरी फॉर द क्लोटिंग, वो क्या बोलते हैं अपन, क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, it named after scientists who discovered them as per their activity except factor 9th। ठीक है, इनकी एक्टिविटी के हिसाब से इनके नाम दिए हैं साइंटिस्ट ने, और इनमें जो 9th नंबर का है उसको छोड़ के सबका। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर जो है ऑल्सो किसने दिए हैं, वो रोमन न्यूडल्स ने दिए थे। दैट इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी। ठीक है, उनकी डिस्कवरी के हिसाब से इनको ऑर्डर में रखा गया है। ठीक है, चलो क्लोटिंग फैक्टर की बात करें तो कौन कौन से हैं, फाइब्रिनोजन, दूसरा है थ्रोम्बोबिन, तीसरा आता है अपना टिश्यू फैक्टर जिसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद में आता है अपना कैल्शियम, और उसके बाद में आ जाता है अपना लेबाइल फैक्टर। उसके बाद में आ जाता है 6 नंबर का जो है एब्सेंस, और 7th नंबर पे है स्टेबल फैक्टर, और 8 नंबर पे आ जाता है एंटी थर्मोफिलिक फैक्टर ए। ठीक है, उसके बाद में 9th नंबर पे आ जाता है अपना, सॉरी 9th नंबर पे आ जाता है अपना क्रिस्टमस फैक्टर, और इसको दूसरा नाम से जाना जाता है AHF-B। और उसके बाद में जो 10th नंबर का फैक्टर है उसकी बात कर लेते हैं। 10th नंबर पे आ जाता है अपना सेचुरेटेड पावर फैक्टर। 11th नंबर पे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेम्ट, और उसके बाद में आ जाता है 12th नंबर का फैक्टर, वो है हेजमैन फैक्टर। उसके बाद में आ जाता है अपना फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ये 13 के 13 फैक्टर हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन स्टेज ऑफ क्लोटिंग। ठीक है, क्लोटिंग की कौन कौन सी स्टेज है उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्लोटिंग की 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट होती है फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेटर थ्रोम्बोबाइनेस। ठीक है, एक थ्रोम्बोबाइनेस क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, जो थ्रोम्बोबिन है उनसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्टिवेटेड फैक्टर 11 सॉरी 9 10th और 5 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ थ्रोम्बोबिन इनटू थ्रोम्बोबिन प्रोथ्रोम्बोबिन इनटू थ्रोम्बोबिन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ द फाइब्रोजन इनटू फाइब्रिन। तो फाइब्रिन इज इनसोल्यूबल प्रोटीन। ठीक है, चलो यहाँ देख लो, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले उसने क्या लिखा था, प्रोथ्रोम्बिन है, वो कहाँ चेंज होगा, वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर। और इसको चेंज कौन करता है, इसको चेंज करता है आपका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और प्रोथ्रोम्बिनेस। ठीक है, ये एंजाइम होते हैं। और उसके साथ में आपका कैल्शियम मिलता है, तो वो क्या करते हैं, रिएक्शन को करते हैं और उसके बाद में थ्रोम्बिन बनाते हैं। थ्रोम्बिन बन गया। उसके बाद में फाइब्रिनोजन जो है सोल्यूबल प्रोटीन है। अब यहाँ पे आएगा अपना थ्रोम्बिन और कैल्शियम, ये दोनों यहाँ के क्या बनाएंगे, इससे इससे बनाते हैं अपना फाइब्रिन, जो कि इनसोल्यूबल बन जाता है प्रोटीन। ठीक है, ये सोल्यूबल वाला था और यहाँ पे फिर इनसोल्यूबल बन जाता है। ठीक है, हम जानते हैं अगर सोल्यूबल होगा तो क्या होगा, वहाँ पे क्लोटिंग नहीं होगी। रोल ऑफ विटामिन के इन क्लोटिंग। अब विटामिन के की क्या क्या रोल हैं किसके अंदर, क्लोटिंग के अंदर, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो विटामिन के का रोल होता है वो होता है एंटी हेमरेजिक फैक्टर। इज नीड फॉर क्लोटिंग ऑल्दो इज डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इसका जो एंटी हेमरेजिक फैक्टर होता है इसका विटामिन के का। दूसरा जो है इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ for clotting factor by hepatocyte like clotting factor second, four, sorry 7 और 9th and 10, इनके यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट रहता है सिंथेसिस में। विटामिन के इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय कॉमन साल बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर कौन सा साल बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है, साल बैक्टीरिया उनके उनकी वजह से इनका प्रोडक्शन होता है किसका, विटामिन के का। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं इसमें क्या है, विटामिन के इज डेफिशिएंसी कॉज इंक्रीज सीटी एंड पीटी, यानी क्लोटिंग टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम। नॉर्मल जो क्लोटिंग टाइम है वो कितना होता है वो देख लेते हैं, 3 to 8 मिनट, और जो नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो कितना होता है, तो 12 से 15 सेकंड। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, तो द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट विद इन वेस्कुलर सिस्टम। थ्रोम्बोस मीन्स क्लॉट। ठीक है, थ्रोम्बोस का सीधा मतलब क्लॉट होता है। ठीक है, और क्या होता है, जो ब्लड है प्रेजेंस है उसका धीरे धीरे वेसल्स के अंदर सिस्टम के अंदर
क्लॉट का फॉर्मेशन करना। एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म क्या होता है? एम्बोलिज्म में होता है अ मास ऑफ अनडिजोल्व्ड मैटर, एक ऐसा मास जो अनडिजोल्व होता है, लाइक एयर ट्यूमर, सेल बैक्टीरिया, फेट, ग्लोबलेट्स एंड क्लॉट, ठीक है, प्रेजेंस इनटू ब्लड वेसल्स, किसमें प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर। व्हेन एन एम्बोलिज्म lodged in the lungs, the condition is called pulmonary embolism। अगर यही क्लॉट कहाँ बन जाते हैं? आपके लंग्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं अपन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फर्स्ट कॉमन साइट ऑफ लॉर्ड्स एम्बोलिज्म इज किडनी। कहाँ बनता है? सबसे जो प्रायोरिटी पूछे तो सबसे पहला बनता है आपका किडनी के अंदर, ठीक है, बिकॉज स्मॉलर डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियल्स, ठीक है, जो एफरेंट आर्टेरियल हैं उनका क्या है? स्मॉल जो पाथवे होता है, इसकी वजह से वहाँ पे जल्दी एम्बोलिज्म होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एंटीकोगुलेंट। ये एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं? तो एंटीकोगुलेंट की सीधा सा मतलब होता है ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं? क्लॉट का फॉर्मेशन बनने से रोकते हैं, क्लॉट नहीं बनने देते हैं। तो दो सब्सटेंस विच प्रिवेंट सप्रेस ब्लड क्लॉटिंग कॉल्ड एंटीकोगुलेंट, लाइक हिपेरिन और वारफेरिन, ठीक है। ये दो एग्जांपल है इसके, हिपेरिन और वारफेरिन। हिपेरिन प्रिवेंट कोगुलेशन बाय इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, और थ्रोम्बोबिन एंड by preventing liberation of thromboplastin from platelets, ठीक है। heparin is also used into hemodialysis and open heart surgery। किसमें यूज होता है? ओपन हार्ट सर्जरी में और हेमोडायलिसिस में इसका यूज करते हैं, बिकॉज हिपेरिन कंपाउंड आर टू लार्ज, ठीक है, जो इसका कंपाउंड है वो टू लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज होता है, टू क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर, दे आर प्रेफर्ड एंटीकोगुलेंट्स इन प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। हिपेरिन जो है वो क्या करता है? आपका प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस नहीं करता है, इसलिए देते हैं, ठीक है। यहाँ नोट लगाना भूल गए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ हिपेरिन इज नॉर्मल ब्लीडिंग, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? नॉर्मल ब्लीडिंग। और नॉर्मल ब्लीडिंग कहाँ से होती है? जैसे आपके नाक से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगी, एपिस्टेक्स होना, तो ये हो सकता है। और एंटागोनिस्ट फॉर ओवरडोज हेपेरिन इज प्रोथ्रोम्बिन सल्फेट, ठीक है, सॉरी प्रोटामिन सल्फेट। हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? तो एंटीडोट क्या है? प्रोटामिन सल्फेट, प्रोटामिन सल्फेट, याद रखना। वारफेरिन often used to antagonist of vitamin K by blocking of synthesis for clotting factor, ठीक है। ये क्या करता है? वारफेरिन ये किसको रोकता है? आपके विटामिन के को रोकता है, क्या करने से? नए जो प्रोथोमिन फैक्टर उनको बनाने से रोकता है, ठीक है। यूज ऑफ एंटीप्लेटलेट्स ड्रग लाइक एस्पिरिन, ठीक है। यूज ऑफ एंटीप्लेटलेट ड्रग लाइक एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द वारफेरिन एंड हिपेरिन थेरेपी, ठीक है। जब वारफेरिन और हिपेरिन चल रही है तो उस टाइम पे किसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखा जाता है? तो वो रखा जाता है आपकी एस्पिरिन को। और एडीटीए यानी इथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसिटेट एसिड, और ऑक्सिलेटेड एंड सीपीएडी citrate phosphate dextrose combined with the calcium and decrease the calcium level in the blood, so blood coagulations does not occur, ठीक है। ये सीपीडी जो है और ये ईडीटी है, ठीक है। सीपीडी जो है वो क्या करता है? आपके ब्लड के अंदर में कैल्शियम का लेवल कम कर देता है। जैसे आपका कैल्शियम बाहर चला जाएगा तो अपन जानते हैं कैल्शियम कम होगा तो क्या नहीं बनेगा? फाइब्री जो सोल्यूबल प्रोटीन है वो, सॉरी इनसोल्यूबल प्रोटीन है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। और ऊपर वाली थ्रोम्बोन प्लस थ्रोम्बोनिन जो है, प्रोथ्रोम्बोनिन से थ्रोम्बोइन भी नहीं बन पाएगा, तो जिससे क्या होगा? क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट की बात करें, सब्सटेंस दैट डिसॉल्व ऑलरेडी फॉर्म्ड ब्लड क्लॉट, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो डिसॉल्व होकर ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? ब्लड क्लॉट फॉर्म कर चुके हैं। एग्जांपल स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, टिश्यू प्लाज्मिनोजन और एक्टिवेटेड टीपीए। दिस सब्सटेंस मोस्ट कॉमनली यूज इन एमआई। ये सारे सब्सटेंस कहाँ यूज होते हैं? एमआई के अंदर, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब हुआ उस टाइम पे अंदर, या फिर स्ट्रोक जब आया, ब्रेन अटैक जब हुआ है तो उस टाइम पे भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन एंटी प्लेटलेट एजेंट की। एंटी प्लेटलेट एजेंट क्या काम करते हैं? सब्सटेंस दैट प्रिवेंट प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। ऐसे सब्सटेंस जो प्लेटलेट्स के प्लग फॉर्मेशन को रोक देते हैं, एंड वेजोडाइलेशन, सॉरी वेजो कंस्ट्रिक्शन, एग्जांपल आर एस्पिरिन और clopidogrel, and it increases the chances of TIA, transient ischemic attack, stroke, MI, and the blockage of the peripheral arteries, ठीक है। इन सबसे बचाने का काम करता है एक तरीके से। उसके बाद बात करते हैं अपन टेस्ट ऑफ क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का पता लगाने के लिए अपन कौन कौन से टेस्ट करते हैं? तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो करते हैं अपन सीटी का, यानी क्लॉटिंग टाइम का। तो द टाइमिंग टेकन बाय द ब्लड to clot after collection of the blood is called as CT। नॉर्मल ड्यूरेशन इज द 3 to 8 मिनट, ठीक है। ब्लीडिंग की बात करें तो ब्लीडिंग टाइम बीटी टेस्ट जो है वो कैसे है? तो इट इज द टाइम इंटरवल फ्रॉम
oozing of blood to arrest of bleeding from the small wound और prick, यानी एक सुई या फिर छोटा सा वुंड बना के देखा जाता है कि यहाँ कितनी देर में ब्लीडिंग बंद हो जाती है. नॉर्मल ब्लड बीटी बाय ड्यूक मेथड इज 1 to 3 मिनट और बाय आईवी बाय मेथड इज 1 to 9 मिनट. ठीक है. और उसके बाद बात करते हैं अपन प्रोथ्रोम्बिन टाइम. पीटी की बात करें तो पीटी जो है वो द टाइम टेकन बाय द ब्लड टू क्लॉट आफ्टर एडिंग टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम इज कॉल्ड पीटी. The test is used to assess level of anticoagulations in patient taking warfarin. ठीक है. अगर ये उस टाइम पे असेस कर रहे हो जब पेशेंट वारफेरिन ले रहा है तो इसका नहीं आएगा, राइट, इसलिए वारफेरिन बंद करके फिर लेना है. तो इट इंडिकेट द टोटल क्वालिटी ऑफ प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंस इन द ब्लड और नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ पीटी इज 12 to 15 सेकंड. ठीक है. एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, तो द period required to clotting formations blood plasma after contact activity and additional of platelets substance. तो फॉस्फोलिपिड्स एंड कैल्शियम जो होते हैं वो एडिशनल सब्सटेंस में आ जाते हैं इसके. ठीक है. चलो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट यूज टू मेजर इंसिडेंट पाथवे ऑफ कोगुलेशंस. ठीक है. Test is useful in monitoring the patient taking anticoagulant drug like heparin. ठीक है. ये यूजफुल होता है मॉनिटरिंग टाइम पे कौन, हेपेरिन. नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ पीटीटी इज 25 से 38 सेकंड. कितना होता है, 25 से 38 सेकंड. उसके बाद बात करते हैं अपन इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो INR. ठीक है. INR कितना होता है, क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं. तो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो क्या है, द सब्सटेंस मेजर ओरल एंटीकोगुलेशन introduced by the World Health Organization WHO in 1983 to replace the prothrombin time PD. When a patient's blood is tested, determine its level of anticoagulations, the sample is treated with thromboplastin, a laboratory reagent that may vary considerably depending on its chemical consistency. ठीक है. इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, as a result a single sample of blood test in several different laboratories may give different PT results. To resolve this difficulty, the WHO has created the INR to be rating scale from thromboplastin used around the world that sterilized the PT result normal value between the 2 to 3.5. The INR is used in managing oral anticoagulant warfarin therapy. ठीक है. इसके बाद बात करते हैं अपन लिम्फेटिक सिस्टम की. तो लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम इज इंक्लूड द ऑल लिम्फ वेसल्स. इसके अंदर क्या इंक्लूड होती है आपकी, ऑल लिम्फ वेसल दैट कलेक्ट द टिश्यू फ्लूइड. क्या कलेक्ट करते हैं इसके अंदर, टिश्यू फ्लूइड रिटर्न इनटू द ब्लड. लिम्फ कैपिलरी और लेटरल्स लार्ज वेसल्स, द thoracic duct, the right lymphatic duct. ठीक है. the lymph nodes, spleen and the thymus. ठीक है. कहाँ होते हैं, लिम्स ऑल ओवर बॉडी के अंदर होते हैं. और लिम्स और ठीक है. इसके बाद में स्प्लीन की बात करते हैं. तो स्प्लीन क्या है, स्प्लीन इज अ डार्क रेड ओवल शेप्ड. ठीक है. डार्क होता है, रेड कलर का होता है और ये गोलाकार होता है थोड़ा सा. ठीक है. और लिम्फोइड ऑर्गन सिचुएटेड इन अपर लेफ्ट एब्डोमिनल क्वाड्रेंट. कहाँ सिचुएटेड होता है ये, आपके अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट के अंदर सिचुएटेड होता है. ठीक है. उसके बाद फंक्शन की बात करें स्प्लीन के, तो स्प्लीन के क्या क्या फंक्शन है, blood is entered into spleen via the splenic artery, passes through progressively smaller artery vessels during the time foreign antigen are trapped and in the white pulp. ठीक है. किस में ट्रैप होते हैं आपके, व्हाइट पल्प के अंदर क्या हो जाते हैं, वहाँ पे फॉरिजन जो एजेंट है वो वहाँ पे ट्रैप्ड हो जाते हैं. उसके साथ में इनिशियली प्रोफाइलेशंस ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक lymphocyte and antibodies. The arterioles determine in the red pulp. जो आर्ट्रियोल्स हैं डिटरमाइन जो होते हैं वो किसमें, सॉरी टर्मिनेटेड जो होते हैं वो किसमें होते हैं, वो अपने होते हैं रेड पल्प के अंदर. वेयर मैक्रोफेजेस रिमूव सेल डेब्रिस. यहीं पे अपनी सेल जो है वो डेब्रिस को रिमूव करती हैं किसमें, जो अपने स्प्लिनोसी के अंदर. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेल दैट आर ऑल डैमेज्ड एबनॉर्मल एंड लोकेटेड विद एंटीबॉडीज फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड. ठीक है. यहीं पे सारी जो भी डेथ सेल्स वगैरह जो हैं सारे यहीं पे फिल्ट्रेट होते हैं. The vascular capacity of the spleen is 100 ml to 300 ml. ठीक है.
100 से 300 ml इसकी कैपेसिटी है, एन एवरेज ऑफ 4% ऑफ टोटल ब्लड, जो टोटल ब्लड है उसका एवरेज 4% ये कैपेसिटी है। इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन सिंपैथेटिक impulses stimulate the contractions of the venous sinus, forcing most of the splenic blood into circulations। ठीक है, lymph node की बात करें, lymph node are the thousands of small kidney shaped। ठीक है, ये thousands small kidney shaped के होते हैं lymph nodes organ that intervals along the lymphatic vessels which filter lymph। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एनीमिया की। एनीमिया क्या है? एनीमिया तो रिड्यूस नंबर ऑफ आरबीसी और डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन और पीसीबी। ठीक है, बिलो नॉर्मल इन ब्लड। ठीक है, जब आपका पीसीबी कम आ रहा है या फिर आपकी आरबीसी का अमाउंट कम हो गया है तो उस टाइम पे अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन एनीमिया। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ हीमोग्लोबिन बिलो 30 gram per dl for adult male and 12 gram per dl for pregnant women and below 11 gram per dl pregnant women according to ICMR, 1 gram per dl below WHO। ठीक है, ये सारे इनके एनीमिया के बता रखे हैं इन्होंने कि इतने से कम है तो ये क्या है, एनीमिया। ठीक है, उसके बाद में एनीमिया में भी ड्यू टू, एनीमिया किसकी वजह से होता है, ब्लड लॉस एंड। ठीक है, पहला तो ब्लड लॉस एनीमिया होता है, दूसरा होता है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, अगर कोई क्रॉनिक डिजीज हुई है जैसे कि मेलिग्नेंसी हुई है यानी कैंसर हुआ है बोन मेरो में, और उसके साथ में इम्यूनो डेफिशिएंसी हुई है या फिर उसके साथ में रिनल या फिर लिवर डिजीज हुई है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। न्यूट्रिशनल एनीमिया की बात करते हैं तो न्यूट्रिशनल एनीमिया सीधी सी बात है कि किसी पर्सन के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की और प्रोटीन और विटामिन बी 12 की अगर डेफिशिएंसी हुई है तो उसकी वजह से एनीमिया होता है। ठीक है, उसके बाद में हेरिडिटरी एनीमिया की बात करें तो थैलेसीमिया और सिकल सेल जो है वो क्या हेरिडिटरी डिजीज है, अगर ट्रांसफर होती है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। एनीमिया के टाइप की बात करें तो इसमें जो पहला टाइप आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर आयरन की कमी की वजह से हुआ है तो इसको बोलते हैं अपन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है। याद रखें सबसे मोस्ट कॉमन एनीमिया कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन है आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इट्स अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन डाइट इंडिकेट एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन। ठीक है, अगर आयरन का बहुत ज्यादा एक्सेसिव लॉस हुआ है, इंटेक से भी ज्यादा लॉस हो रहा है तो उस टाइम पे इसको आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, एनीमिया होगा। आरबीसी आर माइक्रोलाइटिक एंड हिपोक्रोमिक जो है हाइपोक्रोमिक, इट इज कॉमनली प्रेजेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ये जो है वो मेनली किसमें प्रेजेंट होता है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जैसे इंडिया हुआ अपना, अभी डेवलपिंग है, जो डेवलप हो रहा है उनमें देखने को मिलता है, स्पेशली मैच्योरेटिंग वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन के अंदर ये देखने को मिलता है। और इसके कोज की बात करते हैं तो कोज क्या होता है इसके, तो आयरन लॉस थ्रू द स्वेट 15 ग्राम पर माउथ। ठीक है, और स्वीट, ठीक है, आयरन लॉस थ्रू द स्वेट, हुकवर्म इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, एच एक्स्ट्रा अप टू 0.5 ml ब्लड पर डे। ठीक है, उसके बाद में जो हुकवर्म में जो इन्फेक्शन है इसका सीधा सा है कि जो क्रीमी हो जाते हैं उनकी बात हो रही है। रिप्लेस्ड प्रेगनेंसी एट शॉर्ट इंटरवल। ठीक है, और रिपीटेड प्रेगनेंसी हो रही है अगर बार बार छोटे छोटे टाइम में तो उस टाइप की उसकी वजह से भी हो सकता है। एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग मैच्योरेशन ड्यू टू एटोनिक यूट्रस क्रोनिक मलेरिया। ठीक है, एटोनिक यूट्रस हुआ या फिर क्रोनिक मलेरिया हुआ तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा और उसकी वजह से भी आपकी एनीमिया हो सकता है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस करने के लिए अपन सीधा सा असेसमेंट असेस सीरम फेरेटिन, जो सीरम में फेरेटिन प्रेजेंट है उसका असेसमेंट करेंगे, और फेरेटिन क्या बनाता है, वो आपके आयरन का जो फॉर्मेशन है वो करता है आपका फेरेटिन, तो ये बताएगा कि कितना आयरन फॉर्म होगा। लेवल ऑफ डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इनटू सीरम। ठीक है, एन आयरन फॉस्फोरस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अबाउट 23% आयरन। ठीक है, इसका भी लेवल देख लेंगे जिससे पता चल जाएगा कि आयरन कितना है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, कि इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो एडवाइस करेंगे पेशेंट को आयरन रिच फूड लेने के लिए, जैसे वेजिटेबल्स जो है जिसके अंदर ये कुछ वेजिटेबल्स आ जाती हैं। ठीक है, एग वगैरह। उसके बाद में विटामिन सी वगैरह लेने के लिए बोलेंगे, इंक्रीज द आयरन एब्जॉर्प्शन, जो विटामिन सी है वो क्या करता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, याद रखने लायक चीज़ है, इसको याद रखें। ठीक है, उसके बाद में टेक आयरन सप्लीमेंट बिटवीन मील्स एंड नॉट टेक विथ मिल्क और एंटासिड, आयरन को कभी भी एंटासिड या मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए अपने आयरन सप्लीमेंट को। ठीक है, और ओरन आयरन प्रिपरेशन, और आयरन प्रिपरेशन की बात करें तो फेरस सल्फेट जो है मोस्ट एब्जॉर्बेबल फ्रॉम द आयरन। ठीक है, और जो फेरस सल्फेट है वो मोस्ट एब्जॉर्बेबल होता है। फेरस फॉर्मुलेट फेरस ग्लूकोनेट एंड फेरस सक्सिनेट, एलिमेंट्री आयरन 30 to 35% होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइड ऑफ ओरल आयरन। ठीक है, ओरल आयरन लेते हैं तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन से होते हैं, तो एक तो नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, स्टेनिंग हो सकता है, टीथ जो वो काले पड़ सकते हैं, मेटालिक टेस्ट आ सकता है, उसके बाद में
कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और ब्लैक स्टूल भी आएगा इसके अंदर। एडवाइस टू टेक लिक्विड आयरन, ठीक है, इसलिए एडवाइस करते हैं कि लिक्विड आयरन लो। प्रिपरेशन थ्रू द स्ट्रो, यानी जब इसको ले रहे हो तो उस टाइम पे स्ट्रो का यूज करना है क्योंकि इससे टीथ खराब नहीं होते। और स्टैनिंग ऑफ द टीथ, ऑल्सो ब्रश टीथ, ठीक है, इमीडिएटली जब भी आयरन लेते हैं उसके बाद में ब्रश करना है दांतों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट जो है अपना पेरेंटल आयरन प्रिपरेशन, ठीक है। पेरेंटल आयरन प्रिपरेशन की बात करें तो देयर आर टू प्रिपरेशन यूज टू पेरेंटली आयरन डेक्सट्रोज जो है 50 mg एलिमिनेटरी आयरन पर ml, आयरन सब ऑर्बिटल सिट्रेट एसिड एग्जांपल ऑफ जेक्टोफर, या 15 mg एलिमेंट्री आयरन पर ml एंड आयरन सुक्रोज, ठीक है। रूट की बात करें तो इंट्रा मस्कुलर भी दे सकते हैं इसको, इंट्रामस्कुलर देना तो डीप इनटू द ग्लूटियल मसल, आइजेट्रिक मेथड के द्वारा देना है और डीप देना है, ठीक है, ग्लूटियल मसल तक। और एयरलॉक मेथड प्रिवेंट द बैक फॉरवर्ड, ठीक है, इसके जेट्रिक मेथड यूज करेंगे जिससे क्या होगा, बेड वापस से रिटर्न जो है आयरन नहीं आएगा बाहर। नेवर रब द मसाज एंड साइड ऑफ द इंजेक्शन, जहाँ इतना इंजेक्शन लगाया वहाँ पर कोई भी मसाज नहीं करनी है। उसके बाद में अगर आप इंटरविनस दे रहे हैं तो मिक्स 2 ml इंजेक्शन विथ ग्लूकोज ऑब्लिक्स 9 सॉल्यूशन एंड इन्फ्यूज्ड विद इन 6 to 8 आवर्स, ठीक है। ये जो 6 to 8 आवर के अंदर आपको देना है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं अपन एस्टिमेशन ऑफ आयरन रिक्वायर्ड इन mg, ठीक है। एस्टिमेशन जो लगाते हैं आयरन का कितना रिक्वायर्ड होता है तो उसके बारे में 4.4 इंटू बॉडी वेट इंटू HB, ये इसका फॉर्मूला है, इसका यूज करके अपन आयरन लगाते हैं। नोट, इफ HB लेवल बिलो 6%, बिलो ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। अगर 6 से भी अगर किसी पर्सन का कम है HB तो उसको आपको आयरन सुक्रोज नहीं लगानी है, उसको सीधा प्रीफर करना है कि बोलो कि आपको ब्लड ही चढ़ाना पड़ेगा। और पेरिनियस एनीमिया, सॉरी, पर्निशियस एनीमिया की बात करें तो पर्निशियस एनीमिया और जिसको एडिसन एनीमिया भी बोलते हैं, तो एनीमिया इज ड्यू टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हुआ है तो उससे क्या होगा, आपका पर्निशियस एनीमिया, बिकॉज द एब्सेंस ऑफ द फैक्टर ड्यू टू एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक है। इंस्ट्रक्टिव फैक्टर सीक्रेटेड बाय द पेरेंटल सेल्स और गैस्ट्रिक म्यूकोसा ग्लैंड विच एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। किसके लिए जरूरी होता है ये आपके लिए, विटामिन B12 के एब्जॉर्ब के लिए जरूरी होता है, ठीक है। इट इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल, ये सबसे ज्यादा किसमें होता है, फीमेल के अंदर। इट इज माइक्रोलाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, एनीमिया कैसा होता है, माइक्रोलाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है। डायग्नोसिस की बात करें तो कैसे करेंगे इसका डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस की बात करें तो स्केलिंग टेस्ट जो है यूज द assess the gastrointestinal absorption of the vitamin by the giving oral radioactive vitamin B12 और एंड इंजेक्ट नॉन रिएक्टिव विटामिन B12, दोनों ही देके फिर देखेंगे। इट यूज टू प्राइमरी इन डायग्नोस ऑफ पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका सीधा सा B12 का इंजेक्शन लगा देंगे, इससे ये